नमस्कार दोस्तों। 2020 का भारत एक ही रात में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट जैसे बहुत सारे ऐप्स एंड सडनली हमें एक अनकंफर्टेबल हकीकत का पता चला कि कितनी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि फोन्स के अंदर, एप्स के अंदर। वो मोमेंट जब हमें पहली बार फील हुआ कि डिपेंडेंसी जो भारत की होती है, जो हमारी होती है, वो किसी और के लिए एक हथियार भी बन सकती है। अब वही आप सोचिए कि एक देश जो भारत से भी ज्यादा चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें चाइनीज रेयर अर्थ के बिना उनके फाइटर जेट्स नहीं बन सकते, सेमीकंडक्टर्स का हब वो नहीं रह सकता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो नहीं बना सकता, और वो देश जो होता है ना, वो होता है जापान। जून 2026 में चाइना ने जापान के ऊपर इस हद तक दबाव बनाया जिससे जापान जो है उसके अंदर थोड़ा डर आ गया। एक दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत में विजिट करने आती हैं। उसके जस्ट पहले बीजिंग ने 20 जापानीज डिफेंस और टेक्नोलॉजी फर्म्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मित्सुबिशी, सुबारू, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, रिसर्च बॉडीज, इसके अलावा रेयर अर्थ का एक्सेस भी बंद कर दिया। और उसी रात को चाइना और रशिया के बॉम्बर्स ने जॉइंटली सी ऑफ जापान के ऊपर फ्लाई करते हुए जापानीज जेट्स को एक कड़ा मैसेज दिया। और अगली ही सुबह जब ये हकीकत देखने को मिला, जापान के प्रधानमंत्री जो हैं सीधा दिल्ली आई। उनके अंदर अब एक सवाल उठ के आता है कि ये सब जो चीजें हुई, क्या ये कोइंसिडेंस है? कि क्या वो जापान का डेस्परेशन है कि वो से एशिया के अंदर एक दोस्त चाहिए? लेकिन ये वीडियो सिर्फ जापान के डेस्परेशन के बारे में नहीं है, ये एक बदलते हुए हकीकत के बारे में है जो दुनिया का पावर मैप रिड्रॉ कर सकती है, करेंसीज के ऊपर, ट्रेड रूट्स के ऊपर, और जिसमें भारत शायद पहली बार सेंटर में खड़ा है। पहले एक चीज समझते हैं जो ना ही हमें स्कूल में बताया गया, ना ही जो हमें न्यूज में बताया जाता है। सोचो कि तुम अगर इंडिया में एक फैक्ट्री चलाते हो, जापान से अगर एक मशीन तुम्हें खरीदनी है, सिंपल ट्रांजैक्शन है ना, लगता है कि भाई सीधा जापान को पैसा दे दो, मशीन ले लो। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? तो नहीं होता। पहले होता क्या है कि पहले तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर तुम्हारा जो रुपया है वो डॉलर में कन्वर्ट होता है। वही डॉलर अमेरिकन बैंक्स में जाता है, वहां से ट्रैवल करता है वो जापान में, और फिर वहां से वो डॉलर जो है ना वो येन के अंदर कन्वर्ट होता है। तीन करेंसीज, दो कन्वर्जन्स, एक नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। हर जगह पर अमेरिकन बैंक्स इन्वॉल्व है, और जहां पर हर एक जगह पे हाई फीस देखने को मिलती है, हर जगह डॉलर का रेट मैटर करता है। सिर्फ एक मशीन ही तो खरीदनी ही है, और उसके लिए इतना बड़ा ट्रांजैक्शन। अब सोचिए, अगर ये पूरा मिडिल स्टेप अमेरिका वाला हटा दिया जाए, सीधा रूपी और येन के बीच में ट्रांजैक्शन हो, और यही वो शिफ्ट है जो अभी धीरे धीरे करके एशिया के अंदर हो रही है। ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है भारत और जापान के बीच में ट्रांजैक्शन की, लेकिन ये पावर की बात है। क्योंकि भी जब हर ट्रांजैक्शन डॉलर के थ्रू जाता है ना, अमेरिका को भी पता होता है कि कौन किससे क्या खरीद रहा है, और अगर अमेरिका चाहे वो उस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। सैंक्शंस इसी तरह तो अमेरिका काम करवाता है सैंक्शंस का। और यहां एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, इंडिया ने ये गेम पहले से ही खेलना शुरू कर दिया था। 2022 की जब हम बात करें तो आरबीआई ने एक नया मैकेनिज्म लॉन्च किया था, सीधा रुपीज में आप ट्रेड कर सकते हो कहीं पर भी। आज 123 बैंक्स, 30 देश, 156 अकाउंट्स, 20 इंडियन बैंक्स, रशिया, यूएई, गल्फ नेशंस, एंड 2025 में इंडिया और रशिया ने 90% का ट्रेड जो है ना सिर्फ रुपीज और रूबल्स में किया, डॉलर को पूर्ण रूप से बाईपास कर दिया। सब लोग कह रहे थे कि 2022 में इंडिया रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है? गलत है। सैंक्शंस का साथ देना चाहिए इंडिया को। इंडिया ने इस बात को नहीं सुना। इंडिया ने बोला हम डॉलर में क्यों खरीदे भाई। और 2025 में इंडिया रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर बना, डिस्काउंटेड रेट पे ही सही, लेकिन हमने रुपीज में पेमेंट लिया, डॉलर को पूर्ण रूप से बाईपास किया। और उसी वक्त जापान, जर्मनी, फ्रांस सब डॉलर में रशिया को सैंक्शंस देते रहे और अपनी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ाते रहे। शायद इंडिया ने ये गलती नहीं की उस टाइम पे,
इंडिया ने वो देख लिया जो ये दूसरे देश जापान, फ्रांस वगैरह नहीं देखना चाहते थे। पूरी दुनिया ये देख रही थी कि और एक कंट्री थी, पूरी दुनिया के अलावा और एक कंट्री थी जो ये चीज नोटिस कर रही थी और सोच रही थी कि हमें भी यही करना चाहिए जो भारत ने किया। हमें भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो डॉलर के बाहर हमारे साथ खड़ा हो सके। लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था सोचने का, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी दबाव जो है ना बढ़ चुका था। अब जापान की बात समझते हैं। दुनिया का जापान जो है ना तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी में उसके पास बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसके पास वर्ल्ड क्लास लेवल पे है। लेकिन एक चीज जो जापान की सारी पावर को एक झटके में खत्म कर देती है, और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो मटेरियल्स हैं जो हर एडवांस्ड चीज में लगते हैं। F-35 जेट्स ले लो, रेयर अर्थ लगेंगे। आईफोन का स्क्रीन ले लो, रेयर अर्थ लगेंगे। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी ले लो, रेयर अर्थ लगेंगे वहां भी। विंड टर्बाइन्स, रेयर अर्थ लगेंगे। और चाइना दुनिया का 60% रेयर अर्थ प्रोड्यूस करता है। 85% रेयर अर्थ को वो प्रोसेस करता है। मतलब जापान की मिलिट्री, जापान की गाड़ियां, जापान का टेक्नोलॉजी, सब के सब चाइना के एक फोन कॉल पे रुक सकती है। और चाइना ने वो फोन कॉल किया। फरवरी 2026 मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सुबारू जैसी बड़ी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हिनोम मोटर्स ब्लैकलिस्टेड। जून 2026 में यही चीज को बढ़ा के 20 और जापानीज डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी फर्म्स को चाइना ने ब्लैकलिस्ट किया। रेयर अर्थ एक्सेस जो इन कंपनियों का वजूद है उसको पूर्ण रूप से कट कर दिया। और उसी रात पे जो चाइना ने कुछ रशियन बॉम्बर्स के साथ मिलकर सी ऑफ जापान के ऊपर फ्लाई करते हुए, जो जापान के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल चीज है, जापान के फाइटर जेट्स को धमकी देते हुए एक इन लोग ने यहां पे इस उद्देश्य से नहीं किया कि मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन चाइना एक मैसेज देना चाह रहा था जापान को। तो जापान के पास दो ऑप्शन थे। पहला, झुक जाओ, चाइना के टर्म्स एक्सेप्ट करो। दूसरा, अल्टरनेटिव ढूंढो, एक ऐसा पार्टनर जो चाइना से बिल्कुल भी नहीं डरता, ज्योग्राफिकली चाइना के ट्रैप से बाहर भी हो, इकोनॉमिकली वो इतना बड़ा हो कि चाइना कुछ नहीं कर पाए, डेमोक्रेटिकली इतना यंग हो कि वो हमारा साथ दे सके, और स्ट्रैटेजिकली उसके ऊपर भरोसा किया जा सके। जब जापान ने ये सब चीजें सोची, एक ही देश उसके दिमाग में फिट बैठा, और वो देश था बिना किसी सोच के उसने भारत के पास आया। बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसने भारत के पास आया और भारत ने अपने दरवाजे खोले। अब हमें लगता है कि बस इधर तक ही है, लेकिन यहीं पर चीजें खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं वो किसी हेडलाइंस के अंदर पर्सपेक्टिव नहीं बिल्ड करी गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जापान जो है ना इसका 80% फंड करता है, और इसका पैसा इंटरेस्ट रेट कितना लेता है? 0.1%। और पेमेंट का पीरियड कितना है? 50 साल। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोचिए हमारा जो घर होता है उसके ऊपर का इंटरेस्ट रेट कितना होता है? 8-9%, कभी कभी 10% भी जाता है। जापान ने इंडिया को 0.1% पे 50 साल के लिए ये लोन दिया। कोई बैंक ये नहीं करता है, इंटरनेशनल बैंक नहीं करता है, इन्वेस्टर्स ये नहीं करते हैं। सिर्फ वो करता है जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि तुम्हारा फ्यूचर उसके फ्यूचर से कनेक्टेड है। और ये ट्रेड डील नहीं था, ये एक देश का दूसरे देश के फ्यूचर पे लॉन्ग टर्म का भरोसा था, जो जापान ने इंडिया पे दिखाया और इंडिया ने जापान पे दिखाया। और ये सिर्फ बुलेट ट्रेन में नहीं देखा जाता है। जब मोदी साहब ने टोक्यो में विजिट किया 2025 में, जापान ने उसी टाइम पे प्लेज किया था कि वो 10 ट्रिलियन येन प्राइवेट जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में अगले 10 सालों के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और ये सब चीजें डॉलर में बिल्कुल नहीं होगी, ये सब चीजें इंडियन करेंसी एंड जापानीज येन में होगी। $68 बिलियन गाइस, $68 बिलियन।
और ये जो $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, येन एंड रुपी का डायरेक्ट सेटलमेंट में होगा। कोई डॉलर नहीं, कोई अमेरिकन बैंक्स नहीं, कोई भी कन्वर्जन फी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट सीधा पैसा ट्रांसफर। जापान के पास पहले से ही $75 बिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट था इंडिया के साथ। मतलब जब भी तकलीफें आती हैं तो हम जो है डॉलर उनके साथ स्वैप कर लेते हैं और उनका पैसा लेते हैं। और इस चीज को 2026 तक एक्सटेंड किया गया, लेकिन फिर उसके साथ साथ एक नया फ्रेमवर्क भी बनाया गया जो इंडिया जापान रिलेशन का एक फाउंडेशन बनता है। प्रैक्टिकली सोचिए, जापानीज कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, सीधा येन से रुपीस में कन्वर्ट किया। इंडियन एक्सपोर्टर जापानीज गुड भेजता है, सीधा रुपीस से येन में कन्वर्ट हुआ। कोई भी मिडलमैन नहीं, कोई भी अमेरिकन ओवरसाइट नहीं, कोई भी डॉलर का वॉलेटिलिटी नहीं। इंडिया जापान ट्रेड का स्टैटिस्टिक्स अमेरिका को पता नहीं चलेगा। और ये सिर्फ इंडिया और जापान की बात नहीं है। जापान पहले से ही इंडोनेशिया के साथ ये कर चुका था, अलग अलग देशों के साथ कर चुका था, इंडिया ने दूसरे देशों के साथ कर चुका था, लेकिन अब जापान जो सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है यूएसए का, अब इंडिया उसके साथ कर रहा है। तो ये एक्चुअल में एक इतना बड़ा स्टेप है जो दो देशों ने लिया है, जिसने ये कहा कि ना ही सिर्फ वो देश अब अमेरिका के साथ जाएगा या अमेरिका का हाथ छोड़ेगा, ना वो देश चाइना से झुकेगा, बल्कि वो इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ फैलाएगा, क्योंकि आज वो देश को यूएसए पे इतना भरोसा नहीं है जितना उसे भारत पे है। लेकिन एक सवाल है, अगर जापान इंडिया के इतना ही करीब है, तो अमेरिका जो खुद को इंडो पैसिफिक का एंकर समझता है और कहता है, वो कहां पर इस पूरे जगह में स्टैंड करता है, कहां पर है अमेरिका? तो यही अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन इसका हकीकत हमें जानना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने भारत के ऊपर बहुत टैरिफ्स लगाए। रशियन ऑयल खरीदने पे उसने टैरिफ्स लगाए। क्वाड का फ्यूचर जो चाइना को रोकने के लिए था, उसके ऊपर भी कुछ नहीं। ठीक है, जो इंडो पैसिफिक पे भरोसा होना चाहिए था ट्रंप का, वो भी नहीं है। ठीक है, और अलग अलग जगहों पे ट्रंप ने हमेशा इंडिया के ऊपर जो भरोसा है ना, उसको हमेशा वेवर करवाया है। तो फिर हमें भी एक चीज रियलाइज होती है भारत को, कि जो ट्रंप है ना एंड अमेरिका है, वो सिर्फ एक समय के लिए दोस्त हो सकता है, लेकिन जापान के साथ जो हमारा संबंध है ना, वो सिर्फ एक समय का नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लंबे समय के लिए काम आता है। तो अमेरिका के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है ना, वो उनके हर एक इलेक्शन के साथ रिन्यू होता है, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है। लेकिन जापान के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है ना, वो लंबे समय का है, क्योंकि जापान जो पैसा इन्वेस्ट करता है भारत के साथ, वो 1-2 साल के लिए नहीं करता, वो 50-100 साल के लिए करता है। और अगर कोई उतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई भरोसे से ही वो इन्वेस्ट कर रहा है। $68 बिलियन किसको बोलते हैं, $70 बिलियन किसको बोलते हैं? और यही बात है कि जब वॉशिंगटन ये सब चीजें करता है, अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर इतना कंसिस्टेंट नहीं रहता है, तो उस समय पे जापान ने ये चीज सोचा कि अब उन्हें रिलाय करना पड़ेगा कहीं और उस समय पे उनका सबसे अच्छा दोस्त हाथ थामने वाला था भारत। अब यही सवाल है कि हमारे लिए बेटर क्या है, अमेरिका या जापान? क्योंकि अगले 10-15 सालों में जब दुनिया का मैप एक्चुअली पावर मैप शिफ्ट होगा, इंडिया का पोजीशन क्या होगा? और जापान और इंडिया के इस डील के वजह से वो पोजीशन इंडिया का 2035 में कैसा होगा? क्योंकि आप खुद सोचिए, 2035 में चाइना जो है आज के टाइम में ताइवान पे मूव करना चाहता है 2035 तक। अगर उसने ताइवान पे मूव किया, वेस्टर्न कंट्रीज चाइना पे पूर्ण रूप से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगी, सप्लाई चेन्स उनके बंद कर देंगे। ठीक है, रेयर अर्थ में वो नहीं लेंगे उनसे, सेमीकंडक्टर्स उनसे नहीं लेंगे। उस मोमेंट पे जो देश चाइना के बाहर रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेस कर सकता होगा, वो ओवरनाइट, रातों रात, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यूएबल पार्टनर बन सकता है, ये बड़े देशों का। और इंडिया के पास रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, राजस्थान में देख लो, आंध्र प्रदेश में देख लो, उड़ीसा में देख लो। बस अभी हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, और यहीं पर जापान जो है, उसको पता है लॉन्ग टर्म में ये चीज होने वाली है, तो उसने इंडिया के अंदर इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट किया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करने की बात कर रहा है। क्योंकि 2035 में अगर ये काम आया, तो इंडिया वो कंट्री बन जाएगी जिस पे पूरी दुनिया फिर डिपेंडेंट होगी। इंडिया कुड बिकम द नेक्स्ट चाइना इन रेयर अर्थ।
एंड ये जो 2026 में डील साइन हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं भारत को उसी नजरिए में लेके जाने का एक प्रयास है। अगर आपने ये चीज नोटिस किया रहेगा, करेंसी के अंदर डॉलर का डोमिनेंस जो है ना, जो पहले था वो आज के टाइम में उतना नहीं है। आज के टाइम में भारत का जो रुपी है ना, डॉलर के कंपैरिजन में वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का जो रुपी है 30 देशों के अंदर, ठीक है, एंड इंडिया रशिया का 90% का ट्रेड इंडियन रूबल, इंडियन करेंसी एंड रूबल में हुआ, और अब जापान के साथ भी हम इंडियन करेंसी रुपी एंड येन में कर रहे हैं। सो यहाँ पर आज हम अमेरिका से नहीं डर रहे हैं कि भाई अमेरिका हम पे सैंक्शन लगा देगा अगर हम डॉलर यूज नहीं करेंगे, नहीं। हम डर रहे हैं उस डिपेंडेंसी से जो हमें दूसरों के ऊपर निर्भर बनाएगी, और उस निर्भरता की वजह से हमारी दुर्बलता हो जाएगी, हम वल्नरेबल हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा पे, ठीक है, एक न्यूक्लियर बम गिराया गया था, जापान के पास कुछ नहीं था, ना ही आर्मी थी, ना इकोनॉमी, ना फ्यूचर। तब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो किसी से रिवेंज नहीं लेंगे, वो सिर्फ एक काम करेंगे, दैट इज वो लॉन्ग टर्म सोचेंगे। वो ऐसे लोगों पे भरोसा करेंगे जिनके ऊपर वो रिलायबल हो, जो उनके ऊपर मदद जब चाहिए उनको तो वो काम आए। और 80 साल के बाद वही जापान जो खुद चाइना से आज दबा हुआ है, इंडिया पे वो $70 बिलियन का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि इंडिया के ऊपर उसका वो भरोसा है। इंडिया के बारे में वो सोचता है कि लंबे समय में इंडिया जो है जापान का एक रिलायबल पार्टनर बनेगा। इसीलिए आजकल हर एक सेक्टर में जापान जो है इंडिया के अंदर निवेश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनका एलाई बने, चाइना चाहता है इंडिया न्यूट्रल रहे, रशिया चाहता है इंडिया रशिया का पार्टनर बने, जापान चाहता है इंडिया इन सब का अल्टरनेटिव बने और जापान का ऑल टाइम फ्रेंड बने। कभी कभी जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मूव होता है कि जब आप किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, किसी के ऊपर वॉर नहीं करते, कोई बड़ा भाषण नहीं देते, लेकिन चुपचाप इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा ट्रस्ट बनाते हैं, एक ऐसा हाथ मिलाते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। एंड आज के टाइम में वही चीज हकीकत है कि आज का दुनिया को है ना, कोई मिलिट्री नहीं चलाती। आज की दुनिया को जो है ना, ये इनविजिबल जो ट्रस्ट एंड हैंडशेक्स है ना, ये चलाता है। अब आप मेरे को बताइएगा कि क्या जापान अमेरिका से भी ज्यादा इंडिया का रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है? और अगर बन सकता है तो क्यों बन सकता है? इसी के साथ आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।